हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग ग्रेट। तो आज हम कवर करेंगे एक पार्ट जो रह गया था फ्रॉम अ प्रीवियस चैप्टर, जो था आपका कंजप्शन एंड डिमांड। तो उस चैप्टर से एक लास्ट यूनिट था आपका, लास्ट पार्ट था आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो उसको आज हम एक ही क्लास में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले जानते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है। तो हमने ऑलरेडी लॉ ऑफ डिमांड तो पढ़ लिया है। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि जो प्राइस होता है एंड डिमांड होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब वो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। जब प्राइस हमारा इंक्रीज़ होता है तो डिमांड डिक्रीज़ होता है, एंड जब प्राइस डिक्रीज़ होता है तो डिमांड इंक्रीज़ होता है। दैट मीन्स ये क्या है, एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप पर है। ओके, तो ये तो हमें पता है कि प्राइस की वजह से डिमांड अफेक्ट करता है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि वो कितना अफेक्ट करता है। अगर प्राइस थोड़ा चेंज होता है तो डिमांड में वो कितना अफेक्ट करता है, एंड कौन से कमोडिटी में कितना अफेक्ट करता है, इस चीज़ को हम पढ़ेंगे प्राइस इलास्टिसिटी में। इसका डेफिनेशन देखो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस का मीनिंग होता है कि वो कितने डिग्री का अफेक्ट करता है, मतलब कितने परसेंटेज का अफेक्ट करता है, रिएक्ट करता है ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी टू अ चेंज इन इट्स प्राइस। अगर किसी कमोडिटी का प्राइस चेंज होता है तो वो कितने डिग्री का या फिर कितने परसेंटेज का चेंज क्रिएट करता है इन द क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड। ठीक है, एंड इसमें होते हैं जो फैक्टर्स, बाकी के फैक्टर्स जो हैं हमारे वो कांस्टेंट है। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि जो डिमांड में अदर फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं डिमांड को, लेकिन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर हमारे जो अदर फैक्टर्स है वो हमें रखने होते हैं कांस्टेंट, एंड जो चेंज होगा वो है हमारा प्राइस। हम प्राइस का रिलेशनशिप ओनली डिमांड के साथ यहाँ पर देखते हैं। तो ये आपका मोस्टली सिंप्लीफाइड फॉर्म पर है कि इट मेजर्स हाउ मच द क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस। अब प्राइस में अगर चेंज होता है तो वो कितने क्वांटिटी का डिमांड पर अफेक्ट करेगा। जैसे कि एग्जांपल देखो, इफ़ द प्राइस ऑफ अ मोबाइल फ़ोन डिक्रीजेज फ्रॉम 20,000 टू 18,000। तो एक कमोडिटी हम ले लो कि मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, उसका प्राइस क्या है, डिक्रीज़ हो गया 20,000 से 18,000, मतलब 2,000 कम हो गए। एंड इसकी वजह से क्या हुआ कि डिमांड हमारा इंक्रीज़ हो गया 100 से 150। अब 50 यूनिट्स का इंक्रीज़ हो गया, मतलब ये तो हमें पता है कि जब प्राइस में डिक्रीज़ होता है तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे। अब इसके वजह से क्या हुआ कि कंज्यूमर्स आर रिस्पॉन्सिव टुवर्ड्स प्राइस चेंज। तो जो इलास्टिसिटी है उसमें दो टर्म्स आते हैं, एक आपका होता है इलास्टिक, एक होता है आपका इन इलास्टिक। तो इलास्टिक मतलब क्या है कि जब प्राइस चेंज होता है तो वो डिमांड में अफेक्ट करता है, मतलब प्राइस अगर इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ होता है तो वो डिमांड को अफेक्ट करता है, तभी वो इलास्टिक होता है। लेकिन इन इलास्टिक क्या होता है, जब प्राइस इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ हो रहा है तो वो डिमांड पर कुछ अफेक्ट नहीं करेगा या फिर थोड़ा नेग्लिजिबल क्वांटिटी में अफेक्ट करेगा, मतलब आइदर बिल्कुल अफेक्ट नहीं करेगा या फिर थोड़ा अफेक्ट करेगा, तब हम उसको बोलते हैं इन इलास्टिक। तो प्राइस इलास्टिसिटी को हम सिम्बॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस इनटू आपका ओरिजिनल प्राइस कितना था डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड कितना था, या चेंज होकर कितना है यहाँ पर लिखना है एंड ओरिजिनल प्राइस यहाँ पर लिखना है, ठीक है। एंड दिस इज द सिंबल यूज टू रिप्रेजेंट द चेंज, डेल्टा सिंबल। अगर इसको आप परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हो तो ये इसको हम लिख सकते हो कि परसेंटेज चेंज ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। आप इसको इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर परसेंटेज निकालना होगा तो आप इस अकॉर्डिंग कर सकते हो। इसके बाद देखते हैं द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहला पॉइंट आता है नेचर ऑफ अ कमोडिटी। अब कमोडिटी हम यहाँ पर लेते हैं दो तरीके के, पहले होते हैं नेसेसरी कमोडिटी, एक होते हैं आपके लग्जरी होते हैं, जो हमने ऑलरेडी वंस में हमने ये सब चीज़ें ऑलरेडी पढ़ा है। तो नेसेसरी में क्या इंक्लूड होते हैं, फूड आते हैं, मेडिसिन आते हैं, कुछ कपड़े आते हैं, तो ये क्या है आपका नेसेसरी है, ठीक है।
कुछ चीज़ें होती हैं आपको नेसेसरी है एंड अब अगर इसका प्राइस इंक्रीज़ भी होता है तब भी आप इसको खरीदोगे। जैसे कि फूड्स हैं, ब्रेड, बटर, ये सब चीज़ें आपके डेली रिक्वायरमेंट के लिए बहुत नीडेड हैं। मेडिसिन्स होते हैं, कुछ मेडिसिन कुछ सीरियस पेशेंट होते हैं उनके लिए वो मेडिसिन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो इन सिचुएशन में क्या होता है कि प्राइस इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ होने से वो डिमांड में अफेक्ट नहीं करता। वो डिमांड जितना क्वांटिटी का वो कर रहे थे पर्टिकुलर प्राइस में, उसमें इंक्रीज़ होगा भी तब भी उतना डिमांड रहेगा, डिक्रीज़ होगा तब भी उतना डिमांड रहेगा। दैट इज़ वाई इसको हम बोलते हैं इन इलास्टिक। तो इन इलास्टिक मैंने पहले ही बोला है कि इन इलास्टिक तभी होता है जब प्राइस डिमांड को अफेक्ट नहीं करता। इलास्टिक कब होता है? जब प्राइस डिमांड को अफेक्ट करता है। अब डिमांड को अफेक्ट कौन करेगा? लग्जरी प्रोडक्ट। लग्जरी प्रोडक्ट वही होते हैं जैसे कि कोई हेवी ब्रांड का परफ्यूम है, कोई एक्सपेंसिव घड़ी है। तो आप क्या इसको एज अ नेसेसिटी नहीं लेते, आप इसको तभी खरीदते हैं जब आपके पास पैसे होते हैं, जब इसका पैसा कम होता है। इन सिचुएशन में आप खरीदते हैं। तो आपको मान लो एक परफ्यूम है, एक ब्रांड का परफ्यूम है जो आपको बहुत अच्छा लगता है, तो आप उसको तभी खरीदोगे जब इसका प्राइस डिक्रीज़ हो जाएगा। आप देख रहे होगे कि नेक्स्ट महीने सेल चल रहा है एंड ये परफ्यूम का प्राइस 10% कम हो जाएगा, तो आप तभी टारगेट करोगे क्योंकि ये आपका नेसेसिटी नहीं है, ये आपको चाहिए एज अ लग्जरी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट। अ कमोडिटी विथ मेनी क्लोज सब्सटीट्यूट हैज़ मोर इलास्टिक। अब मान लो मोर इलास्टिक मतलब क्या? प्राइस अफेक्ट करता है, ठीक है। तो एक एग्जांपल है आपका टी। तो बहुत लोग चाय पीते हैं। अब सडनली क्या हुआ कि चाय का प्राइस इंक्रीज़ हो गया, तो अब क्या करेंगे लोग? उसका एक सब्सटीट्यूट ढूंढेंगे। चाय का सब्सटीट्यूट मान लो कॉफ़ी है। तो इस सिचुएशन में क्या है, चाय का प्राइस हाई है लेकिन कॉफ़ी का प्राइस जैसा था उतना है, ठीक है। तो अब कॉफ़ी लोग क्या करेंगे? चाय से कॉफ़ी को स्विच कर लेंगे। अब क्या इलास्टिक हुआ ना, प्राइस अफेक्ट कर रहा है। सो दैट इज़ वाई कंज्यूमर कैन ईजिली स्विच टू अनदर प्रोडक्ट इफ प्राइस इंक्रीजेस। अगर चाय का प्राइस इंक्रीज़ हो गया तो वो कॉफ़ी में स्विच कर लेंगे, अगर कॉफ़ी का प्राइस इंक्रीज़ हो गया तो वो चाय पे स्विच कर लेंगे। तो इसी की वजह से वो इलास्टिक डिमांड होता है, मतलब प्राइस अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है आपका ऑल्टरनेटिव यूज़। मान लो कुछ गुड्स होते हैं जो बहुत सारे कामों में यूज़ आते हैं, उसका एक यूज़ नहीं होता, वो बहुत सारे उसके अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, तभी वो इलास्टिक होता है। मतलब अगर प्राइस में थोड़ा बहुत इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ है तो वो अफेक्ट करेगा क्योंकि उसका बहुत सारा यूजेस है। अगर इसका मतलब वेट मान लो एग्जाम्पल, तो इससे क्या बनते हैं? फूड बनते हैं, एनिमल के खाने के लिए बनता है या फिर रॉ मटेरियल्स बनते हैं। अगर वेट का प्राइस डिक्रीज़ हो गया तो क्या अब ज़्यादा डिमांड होगा क्योंकि फूड में यूज़ होगा, एनिमल फीड में यूज़ होगा, कुछ रॉ मटेरियल्स में यूज़ होंगे। तो इसमें क्या होता है कि वो इलास्टिक डिमांड होता है। नेक्स्ट चलते हैं प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट। अगर मान लो कोई गुड्स है जिसमें आप अपने लार्ज शेयर ऑफ अमाउंट दे रहे हो, जैसे कि घर है, घर का एक रेंट देना है आपको। रेंट तो आपका नेसेसिटी है। मान लो आपको घर खरीदना होगा या फिर एक कार खरीदना है, तो इसमें क्या है कि आपको ज़्यादा अमाउंट स्पेंड करना होता है। तो इसी की वजह से ये क्या होता है, मोर इलास्टिक होता है क्योंकि आपको हाई इनकम देना होता है। तो इसमें अगर प्राइस में कोई चेंजेस होता है, अगर आप सडनली देख लो कि कार का प्राइस डिक्रीज़ हो गया, तब आप खरीद लगो ना उसको, तो प्राइस कम होने से वो अफेक्ट कर रहा है। दैट इज़ वाई ये इलास्टिक है। लेकिन कुछ सामान है जिसमें आपको कम ही पैसे देने होते हैं, जैसे कि मिल्क खरीदने के लिए आपको क्या 30-40 रुपये देने होते हैं। अगर वो थोड़ा बहुत इंक्रीज़ हो भी जाता है तो वो ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता। अफेक्ट करता है आई नो, लेकिन वो ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता। दैट इज़ वाई वो इन इलास्टिक डिमांड है। फिफ्थ पॉइंट है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबल गुड्स ऐसे होते हैं जो बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपके काम आते हैं, जैसे कि कोई फर्नीचर ले लो या फिर रेफ्रिजरेटर, ये आपके कुछ ईयर्स के लिए काम आते हैं। तो ये होते हैं इलास्टिक।
क्योंकि इसमें अगर प्राइस इंक्रीज डिक्रीज होगा तो वो अफेक्ट करेगा। अब ये तो नेसेसिटी नहीं है। अब एक रेफ्रिजरेटर आप सोच रहे हो ख़रीदने के लिए, जब उसका प्राइस थोड़ा कम होगा, आप एक शॉप में जाते हो, 2 रेफ्रिजरेटर है, एक का प्राइस ज़्यादा है, एक का प्राइस कम है, तो आप नेक्स्ट 2 दिन के बाद आते हो तो देखते हो कि जो पहला जिसका प्राइस ज़्यादा था वो कम हो गया, तो आप वो खरीदते हो ना। तो प्राइस कम होने से वो अफेक्ट करता है। एंड जो कंज्यूमर होते हैं वो डिले कर सकते हैं। जब अगर देख रहे हो 2 रेफ्रिजरेटर है, एक का प्राइस आपके बजट से बाहर है, मतलब आपका बजट आप इतना रख रहे हो, वो आपके बजट से सपोज मान लो 20,000 ज़्यादा है, तो आप उसको डिले कर सकते हो, आप पोस्टपोन कर सकते हो। जब आपका जो वो प्रोडक्ट आपके प्राइस में फेवर में आएगा, जब आप समझोगे कि नहीं मैं अब ख़रीद सकता हूँ, आप तभी खरीदोगे। तो जो प्रोडक्ट होते हैं जो हम पोस्टपोन कर सकते हैं, जो हम डिले कर सकते हैं कि नहीं छोड़ो बाद में ख़रीद लेंगे, वो उसमें क्या होते हैं, इलास्टिक होते हैं, क्योंकि जब प्राइस डिक्रीज़ होगा तो आप फट से ख़रीद लोगे, तो वो इलास्टिक होता है। एक लास्ट में हम पढ़ेंगे हैबिट। हैबिट में ऐसे होते हैं जो कुछ गुड्स होते हैं जो आपके हैबिट बन जाते हैं, आप उसको छोड़ नहीं सकते। उसका प्राइस इंक्रीज़ हो या फिर डिक्रीज़ हो या फिर जो भी हो, आप उसको उस गुड को ख़रीदने से नहीं रोक सकते। जैसे कि सिगरेट होते हैं, कुछ लोगों का सिगरेट एक हैबिट बन जाता है, कुछ लोग अल्कोहल लेते हैं, तो ये सारे क्या होते हैं, टबाकू जैसे है, ये उनका हैबिट है, तो वो इसको नहीं छोड़ सकते। दैट इज़ वाई ये इन इलास्टिक है, मतलब प्राइस चेंज के हिसाब से ये अफेक्ट नहीं कर रहा है। दैट इज़ वाई ये आपका इन इलास्टिक डिमांड कहलाएगा। बिकॉज कंज्यूमर कंटिन्यू टू बाय देम इवन व्हेन प्राइस इंक्रीजेस। अब उनका रिक्वायरमेंट सिगरेट है, अगर प्राइस इंक्रीज भी हो गया तब भी वो खरीदेंगे, क्योंकि ये इनका हैबिट बन चुका है। इसके बाद चलते हैं हमारे टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हम यूजुअली 5 तरीके के टाइप्स पढ़ते हैं। पहला है हमारा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, सेकेंड है हमारा परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ये आपके 5 है। तो मैं इसको आपको ऐसे सीक्वेंस में पढ़ाऊंगी जैसे कि आपको इजीली रिमेंबर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको याद रखना है इलास्टिक का मीनिंग क्या है, इन इलास्टिक का मीनिंग क्या है, तभी आपको ये क्लियर होगा। इलास्टिक क्या, जब प्राइस चेंज होने से डिमांड अफेक्ट करता है। इन इलास्टिक क्या होता है, प्राइस अगर जितना मर्जी चेंज हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए, डिक्रीज़ हो जाए, तो वो प्राइस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता, वो इन इलास्टिक होता है, मतलब प्राइस डिमांड में अफेक्ट नहीं करता। ओके, तो पहला है हमारा परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है, हम पहले इन इलास्टिक से शुरू करते हैं। इन इलास्टिक क्या है, प्राइस डिमांड में अफेक्ट नहीं करेगा, वही है। Perfectly inelastic demand is a situation where quantity demanded remains unchanged despite any change in price। मतलब प्राइस में कोई भी चेंज हो, कुछ भी चेंज हो, मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क भी हो ना जाए, लेकिन डिमांड में चेंज नहीं होगा। कंज्यूमर्स कंटिन्यू टू बाय द सेम क्वांटिटी इफ़ द प्राइस राइज एंड फॉल। अगर प्राइस में इंक्रीज़ हो भी रहा है या फिर डिक्रीज़ हो भी रहा है, तो कंज्यूमर उतने क्वांटिटी का वो खरीदेंगे। जैसे कि मैंने एग्जांपल बोला फूड, मेडिसिन, इसमें क्या होता है कि प्राइस इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ होने से कुछ उन चीज़ों का कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अब लोगों को मेडिसिन वो ख़रीदना है क्योंकि वो अपने लाइफ को सस्टेन करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, एग्जाम्पल आप परसेंटेज मेथड में अगर इसको कर लोगे तो इजी हो जाएगा। मैंने आपको एक फार्मूला बताया था सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में, वही फार्मूला को आपको यूज़ करना है। जिसकी मान लो एक कमोडिटी है जिसका प्राइस 100 से 120 आ गया, मतलब 20% इंक्रीज़ हो गया। लेकिन इस सिचुएशन में क्या होता है कि क्वांटिटी आपका जितना था उतना ही रहेगा, मतलब 100 में 50 यूनिट्स डिमांडेड था, 120 में भी 50 यूनिट्स डिमांडेड है, मतलब 0% चेंज हुआ। तो इसका हम अगर निकालना चाहेंगे तो परसेंटेज ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो क्वांटिटी डिमांड में क्या चेंज हुआ, 0% था। प्राइस में कितना चेंज हुआ, 20% चेंज हुआ। दैट इज़ वाई 0/20 इज़ व्हाट, 0 डिवाइडेड बाई 20 इज़ 0। सो दैट इज़ वाई वी कैन से इट इज़ परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। मतलब प्राइस इंक्रीज़ होने से हमारा डिमांड 0 है, मतलब कोई अफेक्ट नहीं कर रहा।
इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी देख लो, ये हमारा प्राइस है, यहाँ पर रिप्रेजेंट है, यहाँ पर क्वांटिटी है। अब एक कमोडिटी है जिसका प्राइस हमारा बढ़ रहा है लेकिन क्वांटिटी उतना ही है। अगर क्वांटिटी यहाँ पर इंक्रीज़ होता तो वो कुछ इस तरह होता, लेकिन क्वांटिटी सेम है। दैट इज़ वाई एक वर्टिकल लाइन में हम इसको रिप्रेजेंट करते थे जो पैरेलल होता था प्राइस के साथ। अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व पैरेलल टू प्राइस shows that quantity demanded doesn't change। अब हमारा क्वांटिटी डिमांडेड जो था वो चेंज नहीं हुआ, वो सेम ही रहा विथ चेंज इन इट्स प्राइस। इसका ये आपका बहुत ही एसेंशियल है, ये आप याद कर लो। परफेक्टली इन इलास्टिक में क्या होता है कि वो ज़ीरो होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। पहले हमने पढ़ लिया परफेक्टली इन इलास्टिक, ये आप याद कर लो हम क्या पढ़ रहे हैं, इन इलास्टिक पढ़ रहे थे। अब हम फिर से इन इलास्टिक पढ़ रहे हैं लेकिन ये रिलेटिवली है, वो परफेक्टली था, यहाँ पर रिलेटिवली का यूज़ हो रहा है। तो इसमें क्या होगा कि जो प्राइस है वो डिमांड को अफेक्ट करेगा लेकिन कम क्वांटिटी में अफेक्ट करेगा। कैसे? अगर प्राइस हमारा 20% इंक्रीज़ हो रहा है तो डिमांड हमारा 20% डिक्रीज़ नहीं होगा, वो 5% या फिर 10% इससे डिक्रीज़ होगा। तो डेफिनेशन देखो, relatively inelastic demand is a situation where the percentage change in quantity demanded is less than the percentage change in price। अगर क्वांटिटी में कुछ चेंज हो रहा है तो अगर प्राइस में थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है तो वो क्वांटिटी में चेंज होगा लेकिन बहुत ही नेग्लिजिबल क्वांटिटी, मतलब बहुत ही कम क्वांटिटी में चेंज होता है, मतलब स्लाइट डिफरेंस होता है। जैसे कि एग्जांपल देखो, एक कमोडिटी है उसका प्राइस इंक्रीज़ हो गया 100 से 120, मतलब 20% इंक्रीज़ हो गया। अब कमोडिटी में कितना चेंज होगा, वो उससे कम होगा, कम चेंज होगा। दैट इज़ वाई इट इज़ 100 to 90 यूनिट्स, मतलब 10% चेंज हो गया। सो यहाँ पर आप अगर इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में फॉर्मूला यूज़ करोगे तो पहले हमारा क्वांटिटी डिमांडेड क्या था, 10% डिक्रीज़ था एंड प्राइस हमारा 20% इंक्रीज़ था। तो 10/20 कितना है, 0.5, दैट इज़ लेस देन 1, राइट। 0.5 इज़ लेस देन 1। सो यहाँ पर जो रिलेटिव इन इलास्टिक डिमांड है इसका जो है वो लेस देन 1 होता है। अगर आप इसको ग्राफिकली भी देखोगे तो प्राइस यहाँ पर है, प्राइस 1 यहाँ पर है, प्राइस 2 यहाँ पर, तो यहाँ पर प्राइस डिक्रीज़ हो रहा है एंड क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रहा है। तो क्वांटिटी पहले यहाँ था फिर यहाँ आ गया, तो यहाँ पर क्या है, प्राइस अगर ज़्यादा डिक्रीज़ हो रहा है तो क्वांटिटी कम ही डिक्रीज़ होगा। अब प्राइस यहाँ तक आया, क्वांटिटी थोड़ा जाएगा, दैट इज़ वाई एक डाउनवर्ड डिमांड स्लोप हुए। अ स्टीप डिमांड कर्व शोज दैट क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस लेस प्रोपोर्शनेटली टू चेंज इन प्राइस। तो प्राइस के हिसाब से जो क्वांटिटी है वो बहुत ही ज़्यादा कम है एंड इसके वजह से वो लेस देन 1 भी होता है। इसके बाद चलते हैं हमारे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो हमने पहले देखा परफेक्टली इन इलास्टिक, फिर देखा रिलेटिवली इन इलास्टिक, अब है हमारा यूनिटरी इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब क्या, चेंज होता है। तो कितना चेंज होता है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड इज अ सिचुएशन वेयर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज एग्जैक्टली इक्वल। अब समझ आ रहा है, वहाँ पर पहली सिचुएशन में क्या था, प्राइस जब चेंज हो रहा था तो क्वांटिटी डिमांड में कोई भी चेंज नहीं हो रहा था, वो ज़ीरो था। सेकंड सिचुएशन में क्या आया, जब प्राइस चेंज हो रहा था वो थोड़ा चेंज हो रहा था क्वांटिटी डिमांडेड पर, इसलिए वो 1 से कम आया। अब यहाँ पर क्या होगा, इज इक्वल्स टू 1 होगा, क्योंकि सेम हो रहा है ना। प्राइस में अगर चेंज हो रहा है तो सिमिलरली क्वांटिटी में चेंज होगा। मतलब प्राइस अगर आपका 10% इंक्रीज़ हो रहा है तो क्वांटिटी 10% कम होगा। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर देख लो, प्राइस इंक्रीजेस फ्रॉम 100 to 120 एंड सिमिलरली क्वांटिटी डिमांडेड 100 to 80 यूनिट्स। मतलब यहाँ पर 20% जब इंक्रीज़ हुआ, यहाँ पर 20% डिक्रीज़ हुआ। दैट इज़ वाई 20 डिवाइडेड बाई 20 कितना, 1 है। सो यूनिटरी इलास्टिक का हमारा 1 होता है। ग्राफिकली देखो तो वो एक सिमिलर लूप है, प्राइस जितना इंक्रीज़ होगा या फिर डिक्रीज़ होगा क्वांटिटी उतना इंक्रीज़ होगा। यहाँ पर प्राइस इतना डिक्रीज़ है, इसकी वजह से क्वांटिटी सिमिलरली इंक्रीज़ हुआ।
रेक्टेंगुलर, अब इसका जो शेप है वो हमारा क्रिएट होता है एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये शो करता है कि जो क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस एग्जैक्टली सेम प्रोपोर्शन एज चेंज इन प्राइस। तो आपको यहाँ पर ये याद करना है कि यूनिटरी इलास्टिक में आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला स्लोप बनता है, कर्व बनता है, इसको ये बोला जाता है। सिंबॉलिकली क्या है, इज इक्वल्स टू 1, यूनिटरी में आपका आ जाता है 1। पहले तो हमने इन इलास्टिक को कवर कर लिया, फिर यूनिटरी इलास्टिक पढ़ लिया। अब रिलेटिवली इलास्टिक है, आप उस लूप को समझो जो हमने पहले पढ़ा था, उसी के अकॉर्डिंग ये सेम है। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड इज अ सिचुएशन वेयर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन द परसेंट चेंज इन प्राइस। तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि प्राइस अगर चेंज हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांड में ज़्यादा चेंज होगा, प्राइस के अकॉर्डिंग ज़्यादा चेंज होगा। जैसे कि एग्जांपल देखो, अगर एक कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज़ होता है 100 से 120 तक, मतलब 20% इंक्रीज़ होता है प्राइस, तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज़ होगा कितना, 40%। मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा डिक्रीज़ होगा, दैट इज़ 40% डिक्रीज़ हो रहा है। ओके, तो 40 डिवाइड बाई 20 कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये हमारा क्या आएगा, जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो ग्रेटर होगा 1 से। रिलेटिव इन इलास्टिक में क्या हो रहा था, वो स्मॉलर देन 1 था, लेकिन यहाँ पर प्राइस के अकॉर्डिंग हमारा डिमांड ज़्यादा हो रहा है, दैट इज़ वाई दिस इज़ ग्रेटर देन 1। आप इसका ग्राफ भी देखो कि प्राइस अगर थोड़ा चेंज होता है, डिक्रीज़ होता है, तो क्वांटिटी हमारा ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। सो प्राइस अगर इस पॉइंट से यहाँ पर आ रहा था, so this is the price and this is the quantity, that is why this is a flat demand curve, shows that demand changes greater than proportional to change in price। and ये हमारा greater than 1 है, जिसमें हम देखें कि आंसर हमारा 2 आया। ये हमारा लास्ट है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। यहाँ पर क्या होता है कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड इज अ सिचुएशन वेयर क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस इन्फिनेटली विद द एवरी इवन अ स्मॉल चेंज इन प्राइस। मतलब प्राइस में अगर थोड़ा भी चेंज होगा, थोड़ा इंक्रीज़ होगा या फिर थोड़ा भी डिक्रीज़ होगा, तो वो डिमांड में बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करेगा। वो डिमांड इन्फिनेटली क्वांटिटी में चेंज होगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा चेंज होगा। एट अ गिवन प्राइस कंज्यूमर आर विलिंग टू बाय एनी अमाउंट बट दे विल नॉट बाय एनीथिंग इफ़ द प्राइस इज डिफरेंट। अगर प्राइस थोड़ा इंक्रीज, दो कमोडिटी है, मान लो एक कमोडिटी ए एक बी, अगर ए और बी का प्राइस सेम है 30 है, मान लो कुछ टाइम के बाद ए का प्राइस हो गया 35, तब लोग क्या करेंगे, वो बी पर स्विच हो जाएंगे, वो सेम प्रोडक्ट है। अगर ए का प्राइस थोड़ा भी बढ़ गया तो वो कंज्यूमर जो है वो सडनली बी पर स्विच हो जाएंगे। दैट मीन्स थोड़ा बहुत प्राइस चेंज होने पर वो ज़्यादा अफेक्ट करता है। प्रीवियस सिचुएशन में क्या हुआ था कि वो थोड़ा अफेक्ट करता है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा अफेक्ट करता है। जैसे कि एग्जांपल ले लो, प्राइस रिमेन सेम एट 10, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस फ्रॉम 10 to 100 यूनिट्स, तो 90% इंक्रीज़ हो रहा है। प्राइस अगर 10% इंक्रीज़ भी हो रहा है तो यहाँ पर 900% इंक्रीज़ हो रहा है, दैट इज वो हमारा इन्फिनिटी सिंबल आ जाता है। सिंस द चेंज इन प्राइस इज 0%, क्वांटिटी डिमांडेड इज चेंजेस इन्फिनिटली। प्राइस में अगर थोड़ा चेंज भी होता है तो वो क्वांटिटी डिमांड में ज़्यादा चेंज करता है, दैट इज़ वाई ये हम बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। हॉरिजॉन्टल कर्व, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर मान लो प्राइस हमारा सेम ही है, प्राइस हमारा चेंज नहीं हो रहा, हम इसको नेग्लिजिबल क्वांटिटी में प्राइस को चेंज करते हैं, लेकिन क्वांटिटी हमारा चेंज ज़्यादा होता है, दैट इज़ वाई एक क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ये किसका अपोजिट है, ये अपोजिट है परफेक्टली इन इलास्टिक के साथ। जब क्या हो रहा था कि हमारा क्वांटिटी सेम था लेकिन प्राइस हमारा इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ हो रहा था, तो ये क्रिएट करता था एक वर्टिकल लाइन। यहाँ पर प्राइस हम थोड़ा चेंज कर रहे हैं, मतलब वो नेग्लिजिबल है, लेकिन क्वांटिटी में चेंजेस होता है, दैट इज़ वाई ये आपका एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन गया। और हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व पैरेलल टू द quantity shows that at a given price quantity demand can be increased infinitely। ठीक है, सो यहाँ पर आपका सिंबल आ जाएगा इन्फिनिट।
तो ये आपका एक क्विक रिवीजन है। परफेक्टली इलास्टिक, ये हम ऐसे पढ़ लेते हैं जैसे हमने शुरू से पढ़ा। पहले हम चलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक पर, ये पहले पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि क्वांटिटी डिमांडेड डजंट चेंज। अब अगर प्राइस में थोड़ा चेंज होता है तो वो क्वांटिटी में कोई अफेक्ट नहीं करेगा। इसके वजह से इसका जो कोफिशिएंट है, इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट, ठीक है, वो हमारा 0 है। एंड इसका जो शेप है, कर्व शेप है, दैट इज़ वर्टिकल। इसके की पॉइंट्स अगर याद कर लो तो इसमें कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होते एंड क्वांटिटी फिक्स्ड होते हैं। जैसे कि आपके कुछ लाइफ सेविंग मेडिसिन होते हैं, कुछ इंसुलिन होते हैं, तो ये सारे होते हैं क्या कि अगर इसका प्राइस इंक्रीज़ भी होगा तो भी लोग इसको खरीदेंगे क्योंकि इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं मिलता एंड इसका जो क्वांटिटी है वो फिक्स्ड रहता है। सेकंड पढ़ो इसको, रिलेटिवली इनइलास्टिक को, जो होता है कि वो लेस देन 1 होता है, क्योंकि प्राइस अगर थोड़ा चेंज होता है तो क्वांटिटी उससे कम चेंज होता है। प्राइस अगर हमने चेंज कर लिया 20% तो क्वांटिटी 10% ही चेंज होगा। तो इसका थोड़ा स्टिपर कर्व है। फ्यू सब्स्टिट्यूट अवेलेबल, बायर आर लेस प्राइस सेंसिटिव। जैसे कि यहाँ पर आते हैं कुछ नेसेसरी, जैसे सॉल्ट, मिल्क। अब सॉल्ट का एग्जांपल ले लो। सॉल्ट हमारा एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। अब थोड़ा बहुत तो अफेक्ट करेगा अगर प्राइस सॉल्ट का इंक्रीज़ हो गया। इंक्रीज़ होकर क्या 50 रुपीज़ सपोज़ इंक्रीज़ हो गया मान लेते हैं, तो फिर भी लोग इसको खरीदेंगे। अब बिना सॉल्ट के तो लोग नहीं रह पाएंगे ना, तो लोग सॉल्ट खरीदेंगे, लेकिन वो थोड़ा बहुत उसमें अफेक्ट आता है। और सॉल्ट अगर लोग स्विच भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे ब्रांड सॉल्ट बना रहे हैं। अगर किसी को एक ब्रांड का सॉल्ट का प्राइस ज़्यादा लगा तो वो दूसरे पर स्विच कर सकता है। तो यहाँ पर स्विच कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या चेंज जो होता है वो थोड़ा बहुत कम होता है एंड इट इज़ लेस देन 1 होता है। ओके, नेक्स्ट है आपका यूनिटरी इलास्टिसिटी, जिसमें वो सेम होता है। इट इज़ इक्वल्स टू 1, कोफिशिएंट इज इक्वल टू 1, क्योंकि जितना प्राइस में चेंज होगा उतना ही क्वांटिटी में चेंज होगा। इट इज़ इक्वल एंड ये क्रिएट करता है एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस एंड क्वांटिटी, टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। यहाँ पर होते हैं एग्जाम्पल क्या, कुछ सर्टन नेसेसिटीज़, सम कंज्यूमर गुड्स। यहाँ पर प्राइस जितना चेंज होगा उतना ही क्वांटिटी में चेंज होगा। जैसे कि मान लो कुछ क्लोथिंग है, एक मॉल में कुछ क्लॉथ्स है, ठीक है, आपका सेल लग गया 50% ऑफ का, तो जितना आपका प्राइस कम होगा ना उतना ज़्यादा लोग खरीदेंगे। अगर प्राइस जितना इंक्रीज़ हो गया लोग कम खरीदेंगे। तो यहाँ पर यूनिटरी इलास्टिक है। नेक्स्ट है आपका रिलेटिव इलास्टिक। यहाँ पर क्या होता है कि वो ग्रेटर देन 1 होता है, मतलब प्राइस अगर थोड़ा चेंज हुआ फिर भी क्वांटिटी में ज़्यादा चेंजेस होंगे। ये क्रिएट करता है क्या, एक फ्लैटर कर्व क्रिएट करता है। जैसे कि कोई लग्जरी ब्रांड ले लो, कोई ब्रांडेड क्लॉथ्स ले लो, तो इसमें अगर थोड़ा भी प्राइस कम हो गया ना तो लोग इसको ज़्यादा खरीद लेंगे, मतलब ज़्यादा अफेक्ट कर लेगा। लग्जरी गुड्स, ब्रांडेड क्लोथ्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। यहाँ पर बायर्स जो होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं, वो देख रहे हैं कि नहीं मैं तभी खरीद लूँगा जब इसका प्राइस थोड़ा बहुत कम होगा, तो लोग उसको नज़र रखते हैं। अब थोड़ा बहुत कम हो गया तो वो ज़्यादा फट से खरीद लेते हैं। अब एक आता है परफेक्टली इलास्टिक, जो हमारा फाइनल है, दैट इज़ इन्फिनिटी। उसका कोफिशिएंट है इन्फिनिटी, मतलब क्वांटिटी डिमांड चेंजेस इन्फिनिटली विद अ टाइनी चेंज इन प्राइस। मतलब प्राइस में थोड़ा चेंज होता है तब क्या होता है, वो क्वांटिटी डिमांड में ज़्यादा अफेक्ट करता है, मतलब इन्फिनिटी लेवल का अफेक्ट करता है। एंड इसका जो है वो कर्व हॉरिजॉन्टल होता है। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट अवेलेबल, यहाँ पर है क्या, इसमें सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं थे, लेकिन परफेक्टली इलास्टिक में सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होते हैं। कंज्यूमर के पास एंडलेस अल्टरनेटिव्स है। अब तो एग्जांपल लेते हैं राइस का एग्जांपल। तो मान लो एक मार्केट है, तो राइस तो बहुत सारे राइस के सेलर्स होंगे, तो एक मार्केट में मान लो 5 सेलर्स हैं, ठीक है। तो 5 सेलर का प्राइस सेम है, सारे बेच रहे हैं 30 रुपीज़ पर। लेकिन क्या हुआ कि एक इंसान ने, ठीक है, पर्सन ए ने प्राइस इंक्रीज़ कर लिया 31 को। आप ये बताओ कि कोई जाकर इससे ख़रीदेगा, क्योंकि सेम चीज़, सेम क्वालिटी का चीज़ सब 30 रुपये में बेच रहे हैं, तो कौन जाकर उससे ख़रीदेगा। अगर मान लो प्राइस एक ने डिक्रीज़ कर लिया
सब 30 में बेच रहे थे, एक ने 28 में बेचा, तो सब यहाँ पर स्विच हो जाएंगे, राइट। अब 28 2 रुपये भी बहुत कीमती होते हैं। अब लोग क्या 30 रुपीज़ वालों से नहीं लेकर 28 वालों से लेंगे, क्योंकि वो सेम क्वांटिटी का है, सेम क्वालिटी का है, तो लोग क्यों 2 रुपये ज़्यादा दें। तो थोड़ा चेंजेस होने पर लोग स्विच कर रहे हैं एक और प्रोडक्ट पर। दैट इज़ वाई ये हमारा इलास्टिक है, लोग स्विच कर रहे हैं, लोग को अफेक्ट कर रहा है, इसी की वजह से उसको हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। आपको ये कोफिशिएंट भी याद करना है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका शॉर्ट एग्जाम क्वेश्चन में आ सकता है, MCQs में आ सकता है। ये आपका कर्व का शेप को भी आपको याद करना है। सो ये सारी चीज़ों को आप अच्छे से याद कर लो, आपको ये इस टॉपिक के में आपका कोई भी मार्क नहीं कट सकता। सो दिस इज़ ऑल फॉर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर आप ऐसे भी कोई और टॉपिक में कोई डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो, मैं उसमें भी वीडियो कवर कर लूँगी। इसके बाद कोई और यूनिट आपका जो बचा है मैं उसको कवर करूँगी, फिर हमें क्या स्टार्ट करना है ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। सो थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग।